हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार पुनः एक और नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से 2024 के विभागीय परीक्षा पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज कवर कर रहे थे। बहुत सारे वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। ये वीडियो लेक्चर में जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2024 में 21 जुलाई को जो पीएएसए का एग्जाम होने वाला है, डायरेक्टली उस एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है तो क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है। अगर आपको हमारा मेहनत अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। जो भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं उनमें कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में उससे संबंधित क्वेरी रेज कर सकते हैं। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 4 सालों से केवल विभागीय परीक्षा के लिए काम करता है, तो रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। कर्नाटक सर्किल 2022 का पेपर है, सेट डी का पेपर है। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, डिपार्टमेंट ऑफर यूनिक एडवर्टाइजमेंट कॉन्सेप्ट हेल्प इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रीच पोटेंशियल कस्टमर थ्रू, कि भारतीय डाक जो है एक अद्वितीय विज्ञापन अवधारणा प्रदान करता है। उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम लॉजिस्टिक पोस्ट बोलेंगे, स्पीड पोस्ट बोलेंगे, मीडिया पोस्ट बोलेंगे या डायरेक्ट पोस्ट बोलेंगे? कहानी समझने का प्रयास करिएगा। ध्यान रखिएगा कि भाई साहब, इंडिया पोस्ट जो है अपने प्रोडक्ट पर, पासबुक पर, मनी ऑर्डर फार्म पर, इस प्रकार के और बहुत सारे प्रोडक्ट है जिस पर जो इंडियन कॉर्पोरेट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो खुद के प्रोडक्ट हैं उनको प्रचार करने के लिए ऑफर करता है। उस पोस्ट को हम बोलते हैं मीडिया पोस्ट के माध्यम से। और डाक विभाग जो है इसके लिए कुछ चार्ज भी लेता है। तो इसका उत्तर सी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, लॉजिस्टिक पोस्ट में बड़ी बड़ी सामानें, बड़े बड़े पार्सल भेजे जाते हैं और इस पर जो है आपको वेयर हाउसिंग जैसी फैसिलिटी मिल जाती है। स्पीड पोस्ट आपको पता है, स्पीड पोस्ट अंतर्देशीय और इसके अलावा इंटरनेशनल दोनों माध्यम में आपको उपलब्ध है। 35 किलो इसका अधिकतम वजन होगा। अगर मैं डायरेक्ट पोस्ट की बात करूं तो बिना पता लिखा हुआ आर्टिकल जब भेजा जाता है किसी संस्था के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, तो उसको हम डायरेक्ट पोस्ट बोलते हैं। और डायरेक्ट पोस्ट में 1000 मिनिमम क्वांटिटी का जरूरत पड़ता है। बाकी चीजों के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया है। स्क्रीन पर जो आपको पीडीएफ दिख रहा है, पिछले 4 सालों का पीडीएफ इसी फॉर्मेट में हम आपको देंगे, उत्तर सहित देंगे। इस वीडियो में आपको केवल डिपार्टमेंटल क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आपको जीके का सलूशन, अगर आपको मैथ का सलूशन, रीजनिंग का सलूशन, कुछ भी चाहिए, सब कुछ आपको हमारे पेड क्लास में आना पड़ेगा। नंबर नोट डाउन करिएगा, 7610685690। इस नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। पेड क्लासेस में इतना ही नहीं, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करके देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है और आपको बोला है कि कुछ आपको विकल्प दिए गए हैं चार्ज के संबंध में। देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है खाते का स्थानांतरण करना है तो 100 रुपया लगेगा बिना जीएसटी के। तो ये बात जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। और क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है कि कौन सा बात गलत है, यदि आप प्लेज करवा रहे हैं तो भी आपको 100 रुपया देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डुप्लीकेट पासबुक यदि इशू करवाते हैं तो भी आपको 50 रुपया देना पड़ता है। ए बी सी में जो चार्ज बताया है वो तीनों ही चार्ज सही है। डी में जो बताया है वो गलत हो जाएगा और हमें ढूंढना गलत था, क्योंकि चेक डिसऑनर का जो फीस है वो 100 रुपया है और हमें ऑप्शन डी में 50 रुपया बताया था, इसीलिए उत्तर हमारे लिए सही हो जाएगा। कुछ आपको विकल्प दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम पिक करते हैं। मार्क इनकरेक्ट कनेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए को देखते हैं। मनी ऑर्डर का प्रेषक जिसका भुगतान नहीं किया है आदेश में नामित प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। हमें 4 विकल्प दिए हैं, चारों विकल्प को पढ़ना है और जो विकल्प दिए हैं वो ईएमओ से संबंधित दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर से संबंधित दिए हैं। याद रखिएगा, पहला विकल्प ये बता रहा है हमको कि कोई मनी ऑर्डर है जिसका डिलीवरी नहीं किया गया है। अगर उसका डिलीवरी नहीं हुआ है तो प्रेषक है आवेदन देकर
मनी ऑर्डर पाने वाले के नाम में परिवर्तन कर सकता है, मतलब किसी और व्यक्ति को मनी ऑर्डर डिलीवर कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है कि आदेश के बराबर दूसरे कमीशन के भुगतान पर प्राप्तकर्ता के नाम में परिवर्तन किया जाएगा। नाम में तो हम परिवर्तन कर देंगे, लेकिन आपको दोबारा कमीशन देना पड़ेगा जितना आपने पहले कमीशन दिया था। यह भी बात सही हो गया। तीसरा देखते हैं, मनी ऑर्डर का प्रेषक जो भुगतान नहीं किया है भुगतान को रोक सकता है और वह पैसा खुद को चुकाने का आदेश दे सकता है, मतलब स्टॉप पेमेंट भी कर सकता है। यह भी बात सही हो जाएगा। जब प्राप्तकर्ता के पते में परिवर्तन किया जाएगा तो दूसरा कमीशन चार्ज किया जाएगा, ऐसा हमें ऑप्शन डी में बोला था और यह बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 3 कंडीशन मैंने आपको बताए थे मनी ऑर्डर से संबंधित। एक आपको बताया था कि जो प्राप्तकर्ता है उसके नाम में परिवर्तन करना है तो आपको दूसरा कमीशन देना पड़ता है। एक आपको बताया था कि एड्रेस में बदलाव करना है, वो भी कर सकते हो, लेकिन इस कंडीशन के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, ये आपको सुविधा फ्री में दी जाती है। एक और कंडीशन बताया था आपको मैंने कि स्टॉप पेमेंट करवा सकते हो, भुगतान को रुकवा सकते हो, उसके लिए भी आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये बात हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ढूंढना था और डी में हमारा गलत दिया था। स्पीड पोस्ट कंसाइनमेंट का अधिकतम बीमा कितने मूल्य तक किया जाएगा? याद रखिएगा, मैं आपको वर्बली समझाता हूं। कोई स्पीड पोस्ट आर्टिकल है, 1 लाख तक बीमा कर सकते हो, एसओ में करो, एचओ में करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उत्तर जो है वो ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 टीडी खाता है या कोई भी स्मॉल सेविंग स्कीम है, कोई भी लघु बचत योजना है, उसका स्टेटमेंट आपको चाहिए। आपको कितना फीस देना पड़ता है याद रखिएगा। किसी भी खाते का स्टेटमेंट निकलवाते हैं उसका चार्ज अभी लगता है, चार्ज है 20 रुपया प्लस जीएसटी। इंपॉर्टेंट है। इसके पहले और जो क्वेश्चन हमें मिला था जिसमें डुप्लीकेट पासबुक, इसके अलावा अकाउंट ट्रांसफर, इसके अलावा नॉमिनेशन चेंज, इन सभी चार्जों के बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा किया हुआ है। इसका उत्तर ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोला है कि जमा के संदर्भ में आरडी ऋण निकासी की राशि कितनी होगी। यदि आपने आरडी पर पैसा इन्वेस्ट किया है, लोन ले सकते हैं। लोन कब लेंगे? 1 साल बाद लेंगे। जब से आपने खाता खोला है 1 साल बाद आपको लोन मिलेगा। कितना लोन मिलेगा भाई? जो पैसा आपका जमा है उसका 50% मिलेगा। 1 लाख जमा है, आपको 50,000 मिलेगा। जमा राशि का 50% से अधिक आप लोन नहीं ले सकते। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अपर लिमिट एंटीसिपेटेड एडोपमेंट एश्योरेंस पॉलिसी? प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी की ऊपरी सीमा क्या है? देखिए, इसको हम बोलते हैं AEA, एंटीसिपेटेड एडोपमेंट एश्योरेंस बोलते हैं। कहानी ये होती है कि 2 टर्म में ये पॉलिसी उपलब्ध होती है। पहला 15 साल और दूसरा होता है आपका 20 साल। जो 15 साल की पॉलिसी होती है उसमें बीमा धारक का अधिकतम उम्र 45 साल हो सकता है और जो 20 साल की पॉलिसी होती है बीमा धारक का अधिकतम उम्र 40 साल हो सकता है। इसका जो करेक्ट जवाब था वो था बी, 45 साल। ये दोनों बातें जो मैंने आपको बताई है उन दोनों बातों को आप ध्यान रखिएगा और मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि वर्तमान में एंटीसिपेटेड एडोपमेंट एश्योरेंस में प्रति 1000 प्रतिवर्ष बोनस दर क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बोला है नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ के साथ कोई व्यक्ति आरपीएलआई पॉलिसी लेना चाहता है 25,000 के सम एश्योर्ड के साथ, उस व्यक्ति का अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए? Anyone taking RPLI policy worth more than 25,000 with non-standard proof of age shall not be beyond, कि उसका उम्र सीमा जो है किससे अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि ये एज लिमिट जो है 45 साल से अधिक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग कैन सेंड प्रपोजल इशू कॉमरेटिव पोस्टेज स्टाम्प? अच्छा क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको किसी सर्किल में देखने को नहीं मिलेगा। पूछा था कि कौन कॉमरेटिव स्टाम्प जारी करने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। कुछ विकल्प दिए गए हैं जिसमें आपको बोला है कि एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेज सकते हैं, फॉरेन के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो भेज सकते हैं, कोई भी उच्च अधिकारी है वो भेज सकता है, या भारत का कोई भी नागरिक भेज सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। आपको ध्यान रखना है कि कॉमरेटिव स्टाम्प के लिए भारत का कोई भी नागरिक एप्लीकेशन दे सकता है। महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगला क्वेश्चन पिक करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी आर्टिकल है
आर्टिकल नहीं है, ये इंश्योर्ड आर्टिकल है जो कि संबोधित किया गया है माइनर को, माइनर को संबोधित किया गया है, अवयस्क को संबोधित किया गया है। अवयस्क को कोई आर्टिकल डिलीवर करने का नियम ये होता है कि वह आर्टिकल उसी को डिलीवर किया जाएगा जिसकी देख रेख में वह माइनर रह रहा हो। कहां पे दिया है? देखिए ऑप्शन ए में नहीं दिया, ऑप्शन बी में दिया। नाबालिग को हमेशा उस व्यक्ति की उपस्थिति में दिया जाएगा जिसकी देखभाल में वह रह रहा हो। should always be delivered to minor in presence of person whose care the may living। भी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट को समय समय पर अपने कार्यालय से जुड़े गांव के डाकिया के रजिस्टर MS85। गांव डाकिया रजिस्टर जिसे हम बोलते हैं विलेज पोस्टमैन रजिस्टर, जिसका फॉर्म नंबर होगा MS85, याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा एक होता है विजिट बुक जिसे हम बोलते हैं यात्रा पुस्तिका, जिसका फॉर्म नंबर होता है MS86। तो इन दोनों की जांच समय समय पर किसको करनी चाहिए? पोस्ट मास्टर को करनी चाहिए, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर, इंस्पेक्टर या पोस्टल डिवीजन का हेड। जो ऑप्शन करेक्ट होगा उस ऑप्शन को ध्यान रखिएगा, ये जिम्मेदारी होती है पोस्ट मास्टर की, और जो फॉर्म नंबर मैंने आपको बताया वो भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इन द सब ऑफिस रेमिटांसेस थ्रू स्पेशल कैरियर, जब किसी एसओ को कोई रेमिटांस स्पेशल कैरियर के माध्यम से किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि एसपीएम की जानकारी के लिए रसीद आपको सैप में देना है और दूसरा आपको कहां पर रसीद देना है। बताइए, जब कोई पैसा कैरियर के माध्यम से भेजा जा रहा है, किसी वाहक के माध्यम से भेजा जा रहा है, तो पहला रसीद तो आपको सैप में भी देना है, दूसरा रसीद देना है कैरियर की किताब और डायरी में। यह ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो 14 नंबर का, खाता खोलने के लिए शाखा डाकघर में चेक की स्वीकृति। भाई शाखा डाकघर में डिफरेंट प्रकार के अकाउंट खोले जा सकते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए MIS, SCSS और जो अकाउंट है कैसे खोले जा सकते हैं? चेक के माध्यम से खोले जा सकते हैं। तो अभी ये कोई नहीं बोलेगा कि शाखा डाकघर में MIS और SCSS अकाउंट ओपन नहीं होगा। भाई ओपन होगा, लेकिन ये चेक के माध्यम से होगा। किस SB ऑर्डर में बताया? SB ऑर्डर 22/2020 में ये बता दिया गया कि अभी ये खाते शाखा डाकघर में भी खोले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर SB ऑर्डर का। पूछा है SB आदेश 12/2021 के अनुसार संयुक्त B प्रकार के खाते निम्नलिखित ऑपरेशन में से कौन सा संयुक्त जमाकर्ता उत्तर जीविता द्वारा किए जाने की अनुमति नहीं होती है? SB आदेश 12/2021 में जो ज्वाइंट B अकाउंट है, इनमें से कौन सा ऑपरेशन नहीं कर सकता? खाते को बंद करना कर सकता है, डुप्लीकेट पासबुक जारी करना कर सकता है, अकाउंट ट्रांसफर कर सकता है, किसी भी खाते को BO में ट्रांसफर नहीं कर सकता। 15 का D उत्तर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है, टर्मिनल स्टेशन के मेल कार्यालय को संबोधित KSTB टर्मिनल स्टेशन पर व्यक्तिगत रूप से हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की खोलने की जिम्मेदारी होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का। 17 नंबर में कुछ विकल्प दे दिए हैं, विकल्प को छांटना है और बताना है कौन सा विकल्प गलत है। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं। ट्रांजिट बैग जो होता है, जिसे हम TB बोलते हैं, या तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड मेल गार्ड, मेल एजेंट की उपस्थिति में बंद होना चाहिए। पहला जो बात है वो बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिएगा, छटाई विभाग में कार्य के सही प्रदर्शन के लिए कौन जिम्मेदार होगा? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट जिम्मेदार होगा। A और B ये दोनों बातें सही हो जाएंगी। कार्यालय को जो संबोधित मेल बैग है प्रधान छटाई सहायक द्वारा स्वयं खोले जाने चाहिए, ये बात भी सही है। जो भी ऑफिस को संबोधित मेल बैग रहेंगे वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट खोलेगा। तीनों बातें सही है। A B C सही था, जो गलत था वो D में गलत था। बोला था डाक कार्यालय को संबोधित शाखा कार्यालय बैग प्रधान छटाई सहायक खोलेगा, ये बात गलत होगा। अब कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि डाक कार्यालय को संबोधित कोई ब्रांच ऑफिस बैग है, उसको खोलने का काम कौन करता है? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, बोला है एक सेक्शन या मेल ऑफिस से दूसरे सेक्शन में जब आप बैग का स्थानांतरण कर रहे हैं तो आपको मेल लिस्ट में किस चिन्ह से उसे संबोधित करना है?
इन केस ट्रांसफर ऑफ बैग वन सेक्शन मेल ऑफिस टू अनदर विल बी इंडिकेट इन अकम्पेइंग मेल लिस्ट यल बैग। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, मेल ऑफिस से दूसरे मेल ऑफिस में जब बैगों का स्थानांतरण कर रहे हैं तो आपको यल बैग के रूप में उसे संबोधित किया जाना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट कनेक्शन विद इंटरनेशनल मेल। अंतरराष्ट्रीय मेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिएगा कुछ विकल्प दिए हैं अंतरराष्ट्रीय मेल के संबंध में। सभी प्रथम श्रेणी की डाक, चाहे उस पर चार्ज दिया है चार्ज नहीं दिया है, भारत के भीतर हवाई मार्ग से मुक्त या फ्री में रीडायरेक्शन के लिए पात्र होती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मेल के संबंध में जो प्रथम श्रेणी के आर्टिकल होते हैं उनको रीडायरेक्शन करना है भारत के भीतर तो फ्री में रीडायरेक्ट कर सकते हैं। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी जो बी, सी और डी में दिया है ये तीनों बातें गलत है। आप पढ़ लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, बोला है आरोहण शुल्क की सूचना की सुविधा जो है भारतीय डाकघरों द्वारा प्रदान किया जाता है, नहीं किया जाता, रिक्वेस्ट पर किया जाता है, निर्धारित शुल्क के भुगतान पर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एडवाइस ऑफ इम्बार्केशन जो है उसकी फैसिलिटी भारतीय डाकघर प्रदान नहीं करता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का। अच्छा क्वेश्चन है कि ये कोई रजिस्टर आर्टिकल है जिसको वितरित कर दिया गया है। पहली बार वस्तुओं की पोस्टिंग के लिए निर्धारित शर्तों के तहत फिर से पोस्ट किया जा सकता है। यदि आर्टिकल नहीं खोला तो डाक के लिए चार्ज ... के बराबर लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई रजिस्टर आर्टिकल डिलीवर कर दिया। अब कहानी यह है कि जो शर्तें पहले बताई गई थी वही शर्तें रहेंगी। अगर आपने आर्टिकल नहीं खोला है तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चार्ज आपसे वसूल नहीं करता। इसका उत्तर सी करेक्ट है। अगर आपने खोल दिया है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन फिर से करवाना पड़ता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, इसका सी है। अगला 22 नंबर का है, कोई आर्टिकल है 22 नंबर में बताया है कि कोई आर्टिकल है जो कि डिसीज पर्सन को संबोधित है। मैंने आपको बताया था कि डिसीज पर्सन को संबोधित आर्टिकल अनक्लेम आर्टिकल की भांति ट्रीट किया जाता है। और वही आपसे पूछा कि कोई आर्टिकल जो मृतक को संबोधित है उसको हम किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब डाकघर जो है आइडेंटिटी कार्ड इशू करता है, पहचान पत्र इशू करने का एक सिस्टम उन्होंने चलाया है। किसके लिए? पर्यटक के लिए, फर्म के यात्रा प्रतिनिधि, जनता के अन्य सदस्य जो पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं। क्या कंडीशन होता है कि जब भी आपको पोस्ट ऑफिस के साथ बिजनेस करने में दिक्कत होता है, कोई आर्टिकल लेना है, मनी ऑर्डर लेना है, इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, जो खाली स्थान दिया है कि बिजनेस के लेन देन में अपनी पहचान स्थापित करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, उनके लिए ही ये सुविधा बनाई गई थी। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, बोला है इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग चेंज ऑफ रेसिडेंस रिमेन वैलिड हाउ मच पीरियड। मैंने आपको दो कंडीशन बताना है इस क्वेश्चन में। यदि आप निवास स्थान में परिवर्तन करते हैं, पता परिवर्तन करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आवेदन डाकघर में आप देंगे उसका वैलिडिटी जो है वो 3 महीना का होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। निवास परिवर्तन से संबंधित जो भी आप निर्देश देंगे उसका वैलिडिटी 3 महीना होगा। आपको एक कंडीशन देखने को मिलता है, एक 3 महीना और एक 3 साल। 3 साल का जो कंडीशन है, अपने अलावा अपने रजिस्टर आर्टिकल किसी और को वितरित करवाना चाहते हैं या कोई आर्टिकल किसी और को वितरित करवाना चाहते हैं, उसके लिए जो आवेदन देंगे उस आवेदन का जो वैलिडिटी रहेगा वो रहेगा 3 साल तक। इसका जो उत्तर करेक्ट है वो हो जाएगा बी, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, बीएलपी में निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क छूट नहीं देता। बीएलपी स्पेशल टाइप का आर्टिकल है, पंजीकरण से छूट है, एक्नॉलेजमेंट से छूट है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट से छूट है। ये तीनों छूट है। केवल इस पर जो चार्ज वसूल किया जाता है वो है डी,
एयरमेल चार्ज, इसका डी उत्तर करेक्ट हो गया। सरल सा क्वेश्चन था, बहुत बार हमने किया है, इसीलिए क्वेश्चन हमसे आसानी से बन गया है। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपके स्क्रीन पर 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मामले में आपको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। कोई भी आर्टिकल है जो डिलीवर कर दिया गया है और डिलीवर करने के बाद उसे फिर से पोस्ट किया जा रहा है, आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। दूसरा जो आपको ऑप्शन दिया है कि कोई भी आर्टिकल जिस पर आपने रजिस्टर्ड शब्द लिख दिया है, आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। कोई बीपी आर्टिकल है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई आर्टिकल जिसके लिए कस्टम शुल्क का जरूरत पड़ता है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ए बी सी डी ये सभी ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा, सभी मामलों में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, हु इज नॉट इंटीलेटेड टू यूज सर्विस स्टाम्प ऑफिशियल पोस्टल सेंट बाय देम। कुछ विकल्प दिए हैं, कौन सा सर्विस स्टाम्प का उपयोग नहीं कर सकता। पहला जो दिया है, उत्प्रवासी श्रम नियंत्रक कर सकते हैं, सचिव मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कर सकते हैं, सरकारी अधिकारी जो छुट्टी पर होते हैं वो सरकारी टिकट का उपयोग नहीं कर सकते। क्या लाइन पढ़ा था? लाइन ये पढ़ा था कि कोई सरकारी अधिकारी है जो सरकारी छुट्टी पर होता है या फिर वो सेवानिवृत्त हो चुका है, वह कर्मचारी सरकारी टिकट का उपयोग नहीं करेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, 28 नंबर का है, पीओजी 1 का क्वेश्चन। निषिद्ध डाक वस्तु से क्वेश्चन पूछा है, बोला है किस वस्तु का प्रसारण डाक से निषिद्ध की कैटेगरी में आता है। पहला आपको विकल्प दिया है, कोई भी तेज उपकरण जो ठीक से प्रोटेक्टेड नहीं है, पैक नहीं किया गया, नहीं भेज सकते। विस्फोटक सामान आप नहीं भेज सकते। कोई भी गंदा हानिकारक पदार्थ आप नहीं भेज सकते। कोई लॉटरी से संबंधित प्रस्ताव है, नहीं भेज सकते। ये चारों चीजें निषिद्ध की कैटेगरी में आती हैं। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन जब लॉटरी को बात करेगा, अगर आपसे बोलता है सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी, तो वो लॉटरी भेजी जा सकती है। बाकी चारों ऑप्शन निषिद्ध की कैटेगरी में आते हैं। अपंजीकृत पार्सल कितना तक भेजा जाएगा? याद रखिएगा 4000 ग्राम या बोले 4 केजी से अधिक अपंजीकृत पार्सल नहीं भेजा जाता है। उससे ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है। विंडो डिलीवरी टिकट क्या होता है? दैनिक डॉकेट है, पोस्ट बॉक्स धारक को दी गई रसीद है, फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस के प्रतिनिधि की पहचान है, फ्रैंक लेक के थोक पोस्टिंग के लिए छूट है। विंडो डिलीवरी फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस धारी के प्रतिनिधि की पहचान के लिए एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में काम करता है। कौन सा उत्तर? सी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मूल्यदेय पार्सल को छोड़कर अगर कोई पार्सल पोस्ट रेस्टेंते को संबोधित किया है, डाकघर में 1 महीना तक रोका जाएगा। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन हुआ। अगर मूल्यदेय बात करेगा तो 7 दिन रोका जाएगा, और उसको छोड़कर बाकी आर्टिकल पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि 1 महीने तक रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, और 32 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें आपको कुछ विकल्प दिया है, सही विकल्प को आपको चयन करना है। चलिए, विकल्प किस बारे में दिया है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मार्क करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू इनवर्ड फॉरेन रजिस्टर आर्टिकल। आवक विदेशी पंजीकृत वस्तु से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। देखिए क्या बोला है, पंजीकृत वस्तु की डिलीवरी गंतव्य के कार्यालय में, डिलीवरी फॉर्म की सलाह पूरा करने का सही तरीका मूल देश में आंतरिक नियम पर निर्भर करता है। बोल ये रहा है, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको वर्बली समझा देता हूं कि जो एडवाइस ऑफ डिलीवरी का फॉर्म होता है वो कौन भरेगा? वो भरेगा गंतव्य का देश जहां आर्टिकल गया है। उस पर किसके नियम लागू होंगे? गंतव्य देश के नियम लागू होंगे। ऑप्शन में क्या बोला? मूल देश बोला। गलत हो गया? हाँ जी, गलत हो गया। एक पंजीकृत लेख के प्रेषण को वितरण की सलाह नहीं दी जा सकती। गलत हो गया? गलत हो गया। सी नंबर का ऑप्शन क्या बोल रहा है कि डिलीवरी चार्ज की सलाह अन्य शुल्कों के साथ आइटम पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी। गलत हो गया? बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि कोई भी चार्ज होगा वो आर्टिकल पर शो किया जाएगा। तीनों गलत हो गया। ऑलरेडी हमें उत्तर मिल गया, डी सही होगा।
सीमा शुल्क निकासी शुल्क, किसी भी अन्य शुल्क जैसे संग्रह के बाद अंतर्देशीय पंजीकृत वस्तुओं की तरह आवक विदेशी पंजीकृत वस्तुएं वितरित की जाती हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा और हमें तो ढूंढना ही सही था, इसी वजह से हमने डी को टिक कर दिया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एओ का मतलब पूछा है। देखिए विदेश डाक में मैंने आपको दो कैटेगरी बताया, एक बताया पार्सल, एक बताया लेटर। उसके बाद मैंने फिर कैटेगरी बताया, एक लेटर एंड कार्ड का बताया और एओ का बताया। ध्यान रखने वाली बात यह है भाई साहब, एओ के अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं और एलसी के अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं। तो एलसी में लेटर वाले आइटम, पोस्ट कार्ड वाले आइटम, इसके अलावा ट्रेड मनी ऑर्डर वाले आइटम, ये सभी चीजें एलसी के अंतर्गत आती हैं। जो चीजें एलसी के अंतर्गत आती हैं उन चीजों को छोड़कर बाकी जो भी बचा है वो सभी एओ के अंतर्गत आता है। और एओ का मतलब ही ये होता है अदर आर्टिकल। यहां पे हमें कहीं पे नहीं दिया है, इसलिए सारे विकल्प गलत होंगे। क्वेश्चन फाइनल आंसर की से डिलीट कर दिया। एओ का मतलब होगा अदर आर्टिकल। और एओ के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं कमेंट बॉक्स में डाल के बताइएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, इफ एन अनपेड अंडरपेड रजिस्टर आर्टिकल फॉरेन पोस्ट टेंडर्ड एट द काउंटर, कि अनपेड या अपर्याप्त रूप से पेड कोई भी फॉरेन आर्टिकल है काउंटर पर पेश किया जाता है, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। इट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एंड रिफ्यूज, क्योंकि फॉरेन के कंडीशन में आपको अनपेड अंडरपेड आर्टिकल को नहीं एक्सेप्ट करना है। 34 का ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका ये उत्तर करेक्ट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, पूछा है विदेशी पार्सल का अधिकतम वजन। ध्यान रखिएगा विदेशी पार्सल का अधिकतम वजन 20 kg। साइज की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि लंबाई 1.05 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, जब एक बीमित पार्सल, कोई इंश्योर्ड पार्सल एक देश से दूसरे देश में पुनः निर्देशित किया जाता है तो उसके बारे में पूछा है कि बीमा चार्ज नहीं लगेगा, बीमा चार्ज पहले जितना दिया था उसका आधा लगेगा, बीमा चार्ज पहले जितना दिया था उतना ही लगेगा या फिर दुगुना लगेगा। याद रखने वाली बात है, एक इंश्योर्ड पार्सल है, एक देश से दूसरे देश में रीडायरेक्ट कर रहे हैं। कहानी ऐसी होती है कि अ फ्रेश इंश्योरेंस फी बिकम पेबल ईच सच ट्रांसमिशन, कि प्रत्येक प्रेषण के लिए एक नया बीमा शुल्क चार्ज किया जाता है। अगला क्वेश्चन 37 है, सीमा शुल्क विभाग के कार्यों में उत्पन्न होने वाले सीमा शुल्क, डाक लेखों या अन्य उपचार से संबंधित कोई भी संचार करना है, कोई भी कम्युनिकेशन करना है, केवल आपको सीमा शुल्क प्राधिकरण से ही करना चाहिए। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके लिए वही जिम्मेदार होता है। अगला है 38 नंबर का, एयरमेल पत्र का अधिकतम वजन 2 kg। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल लेटर पूछेगा या फिर आपसे एयरमेल लेटर पूछेगा, आपको हमेशा 2 kg ही बताना है। यहां तक कि आपको बीमित लेटर भी पूछेगा तो भी 2 kg बताना है। कौन सा उत्तर? सी उत्तर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि जो पोस्ट कार्ड होता है, पोस्ट कार्ड नहीं विदेशी पोस्ट कार्ड होता है, दिए गए नियम का पालन नहीं करता तो उस पर हम कौन सा चार्ज वसूल करेंगे। कुछ कहानी बता देता हूं, जो पड़ोसी देश हैं उनके लिए पोस्ट कार्ड की कीमत 10 रुपए है, जो बाकी के देश हैं उनके लिए पोस्ट कार्ड की कीमत 15 रुपए है। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। जो नियम बताया उन नियमों का पालन ये पोस्ट कार्ड में नहीं किया। साइज का बारे में या फिर पोस्ट कार्ड में कौन सी चीजें जाएंगी, कहां पर आपको टिकट लगाना है, कहां पर आपको कम्युनिकेशन लिखना है, कोई भी नियम का उल्लंघन किया पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि लेटर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसमिटेड प्रिंटेड पेपर रेट। 40 का उत्तर हमें बताना है कि कौन सा आइटम प्रिंटेड पेपर रेट पर भेजा जाएगा। भाई ये जो कंडीशन है इसको जाके रट लेना। कहानी क्या होती है, कौन सा स्मॉल पैकेट में जाएगा कि नहीं जाएगा, प्रिंटेड पेपर में जाएगा नहीं जाएगा। क्यों बोल रहा हूं याद करने को? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये स्पेशल कंसेशनल रेट के आर्टिकल होते हैं
और इन आर्टिकल पर सभी प्रकार के लेख नहीं भेजे जा सकते। ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉपी ऑब्टेन स्टाम्प विथ विदाउट मूवेबल टाइप, चलने योग्य प्रकार के साथ बिना टिकटों के माध्यम से प्राप्त प्रतियां नहीं भेजी जा सकती। फिल्म, ध्वनि, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं भेजा जाएगा। किसी भी टाइपराइटर के माध्यम से प्राप्त कागजात प्रिंटेड पेपर रेट पर नहीं भेजा जाएगा। ABC नहीं जाएगा, ये भी बात ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि अभी तो पूछा है कौन सा जा सकता है, अगले परीक्षा में पूछ लिया कौन सा नहीं जा सकता, तो ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा। कौन सा जाएगा, तो डी वाला। कार्यों की पांडुलिपियां, समाचार पत्र, प्रिंटेड पेपर रेट पर भेजे जा सकते हैं। याद कर लीजिएगा, मैन्युस्क्रिप्ट वर्क फॉर न्यूज़पेपर। 40 का डी हो गया। अगला है 41 नंबर का। क्या बोला है कि किस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, अब जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो IIT के क्वेश्चन मिलेंगे। किस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके हमने F&A को, इसके अलावा HR को, इसके अलावा DPMS जैसे काम को डिजिटाइज किया है। पिनेकल, सर्वर स्पेस, सैप। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए, सैप प्लेटफॉर्म का उपयोग करके फाइनेंस अकाउंट का काम, ह्यूमन रिसोर्स का काम, इसके अलावा DPMS का काम CSI के तहत एक जगह डिजिटाइज किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 42 बोला है, उस परियोजना का नाम बताएं जिसके तहत पोस्टमैन स्टाफ को स्मार्टफोन या दूसरे हार्डवेयर की आपूर्ति की गई थी। डिफरेंट टाइप के 8 सेगमेंट थे, 8 परियोजनाएं थी, जिसमें एक परियोजना था मेल ऑपरेशन हार्डवेयर का। इसी परियोजना का उद्देश्य था जो डाकघर में डाकिया है उसको हैंडहेल्ड डिवाइस की आपूर्ति करना। 1.0 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2024 में 2.0 आ चुका है, तो आपको 2.0 भी अच्छे से पढ़ के जाना है। इसका उत्तर ए करेक्ट है। HDMS के बारे में पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है, और आपको बता भी दिया कि HDMS जो है वो CSI के अंतर्गत आता है। तो पहला जो बात ध्यान रखना है, HDMS CSI के अंतर्गत आता है। फुल फॉर्म क्या होता है? H से होता है हेल्प, D से होता है डेस्क, M से होता है मैनेजमेंट, और S से होता है सिस्टम। हेल्प, डेस्क, मैनेजमेंट, सिस्टम। 43 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है 44 नंबर का, BI किसके अंतर्गत आता है? देखिए, अंडर विच सेगमेंट IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट बिजनेस इंटेलिजेंस, FSI, CIS, NI, CSI। याद रख लीजिएगा कि BI बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के तहत आता है, CSI के तहत आता है। चलिए, इसका उत्तर हमें मिल गया है डी, और हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में। दर्पण सुना है, दर्पण का काम क्या था? बियोज को डिजिटलीकरण तकनीक से जोड़ना। क्या फुल फॉर्म होता है? डिजिटल एडवांसमेंट। किसका हमें पूछा है? डी और ए का मतलब पूछा है। कौन सा उत्तर? उत्तर ए। क्या होता है पूरा बता देता हूं, डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। ठीक है, ए उत्तर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर का है, बताइए कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में 2012 1.0 के तहत SSO सिंगल साइन ऑन जिसे हम बोलते हैं, उसी के बारे में पूछा गया था। सिंगल साइन ऑन होता है, ऑफ नहीं होता। ऑन और ऑफ में काफी कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर का है। आपको कुछ विकल्प दिए हैं, उनका विस्तार किया गया है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। CIF बोला है, इसका फुल फॉर्म बताया कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल, बिल्कुल पहला ही सही हो जाएगा। और हमें 4 विकल्प दिए थे, तो एक करेक्ट है, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। ए उत्तर करेक्ट हो गया 47 का। अगला क्वेश्चन 48 नंबर का, IT आधुनिकीकरण परियोजना में डाक विभाग के सभी कार्यों के लिए केंद्रीय सर्वर आधारित एकीकृत मॉड्यूलर स्केलेबल समाधान प्रदान करता है। किसके लिए? ये सभी केंद्रीय सर्वर से कनेक्ट हैं। मानव संसाधन, मेल, बैंकिंग, बीमा, वित्त और लेखा, ये सभी चीजें जो हैं केंद्रीय सर्वर आधारित एकीकृत मॉड्यूलर स्केलेबल समाधान प्रदान करता है 1.0 के तहत। इसका उत्तर डी करेक्ट होगा। 1 2 3 4 48 का डी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक्सपांड करना है DCF को। डाटा, डी से होता है डाटा,
सी से होता है सेंटर और एफ से होता है फैसिलिटी। इसका वेंडर कौन था? इसका वेंडर था रिलायंस, याद रख लीजिएगा। डाटा सेंटर फैसिलिटी मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, वीडियो में केवल डिपार्टमेंट के 50 क्वेश्चन करेंगे। यदि आप जीके का सलूशन चाहते हैं, जीके का पीडीएफ वीडियो लेक्चर, मैथ का वीडियो पीडीएफ चाहते हैं, इसके अलावा रीजनिंग के वीडियो लेक्चर पीडीएफ चाहते हैं, और बहुत सारी चीजें आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू चाहिए, डिटेल मटेरियल चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो आपको हमारे पेड क्लास में आना पड़ेगा। नंबर है 7610685690। इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन पूछा है कि आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के तहत किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग करके डाकघरों को आपस में जोड़ा गया है। याद रखिएगा, डाकघर में वाइड एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा सी, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में डिपार्टमेंट के जो 50 क्वेश्चन, डीओपी के 50 क्वेश्चन किए हैं वो समझ में आए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई तकलीफ है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उस कमेंट को प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधी सबसे तेज अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।